आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद राष्ट्रपति की। ये हमारा आज का मुख्य टॉपिक है। राष्ट्रपति के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का जो है योग्यता क्या होनी चाहिए, राष्ट्रपति का पद क्या होता है और किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और योग्यता क्या है, और राष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं, वे सब आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही पास लगे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जो भी वीडियो मैं बनाता हूं या अपलोड करता हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के इस पॉइंट की। राष्ट्रपति के बारे में हमने लिखा है, हम बात कर रहे हैं आज का जो हमारे पास टॉपिक है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52, उसमें ये लिखा हुआ है कि भारतीय संघ का एक प्रधान होगा जो राष्ट्रपति के नाम से जाना जाए। सर्वोच्च संवैधानिक पद वो राष्ट्रपति के नाम से जाना जाएगा, अनुच्छेद 52 में लिखा है। इसके बाद राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है जिनको हम बताएंगे आपसे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राष्ट्रपति में क्या संघ की कार्यपालिक जो शक्तियां होती हैं, जो पूरे भारत, पहले मैं बता देना चाहता हूं कि संघ क्या है। देखिए, भारत राज्यों को मिलाकर बनाया गया है, इसलिए इसे संघ कहा जाता है। तो जो संघ है, मतलब केंद्र की बात है, संघ की जो कार्यपालिका जो शक्तियां होती हैं वो सब राष्ट्रपति में निहित होती हैं। भारत में चूंकि संसदीय शासन प्रणाली है, कौन सी है? संसदीय शासन प्रणाली। और संसदीय शासन प्रणाली में ये होता है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रधानमंत्री होता है। मतलब एक मंत्री परिषद होगी जो राष्ट्रपति को सलाह देगी, उसका मुखिया जो होगा वो प्रधानमंत्री कहलाएगा। मतलब जो शक्तियाँ होती है, कार्यपालिक शक्तियाँ, नाम मात्र का कार्यपालिक शक्तियाँ जो होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है, और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जो होता है वही वास्तविक कार्यपालिका कहलाता है हमारे यहाँ। योग्यता की बात करते हैं तो योग्यता, जो राष्ट्रपति बनने के लिए एक व्यक्ति के लिए क्या योग्यता होना चाहिए उसका जो वर्णन है वो हमारे पास अनुच्छेद 58 में है भारत के संविधान में। उसके अनुसार ऐसा व्यक्ति जो 35 वर्ष की आयु कम से कम पूर्ण कर चुका हो, वही व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए चुनाव में उतर सकता है। दूसरा है, वह भारतीय नागरिक होना चाहिए। कोई भी विदेशी नागरिक भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता, तो वह भारतीय नागरिक होना चाहिए। अगला है लोकसभा सदस्य। जो लोकसभा सदस्य की जो अर्हताएं होती हैं वे सभी अर्हताएं राष्ट्रपति पद के लिए भी आवश्यक हैं। और जो राष्ट्रपति बनता है वह व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर न हो। देखिए, यहाँ पे ये बात आई है कि लाभ के पद पर न हो, लेकिन इसमें किन किन को लाभ का पद नहीं माना जाएगा? वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ या राज्य सरकारों के मंत्री या राज्यपाल, उपराज्यपाल, ये सभी लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। इन पदों पर रहते हुए जो है व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। अब राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उन सब के लिए एक शार्ट ट्रिक है हमारे पास। शार्ट ट्रिक मतलब फार्मूला है, आपको याद रखना, पकानी कोका द्वयोदशम। अब ये आपको ध्यान रखना है इसका। अब हमको ये याद रखना कि अनुच्छेद 52 से हम शुरू करेंगे। तो अनुच्छेद 52 में जो राष्ट्रपति पद का वर्णन है, तो पद से पद, 52 के बाद 53, अनुच्छेद 53 में जो है, 52 में तो पद का वर्णन है कि राष्ट्रपति का पद होगा, 53 में वह कार्यपालिक प्रधान होगा। कौन? राष्ट्रपति। कार्यपालिक शक्तियां जो हैं उसमें निहित होगी। ये अनुच्छेद 53 में, मैं पीछे लिख देता हूँ, सिर्फ नंबर लिख देता हूँ, 53। 52 पे पद है, 53 पे कार्यपालिक प्रधान होगा। इसके बाद 54, नी से निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होगा वो सभी वर्णन अनुच्छेद 54 में है। 55, अनुच्छेद 55 में लिखा है कोटा। मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए जो चुनाव लड़ते हैं तो कितने वोट का कोटा आपको पूरा करना है, वो अनुच्छेद 55 में है। इसके बाद 55 के बाद 56, अनुच्छेद 56 में लिखा है कार्यकाल।
यानी जो राष्ट्रपति होगा उसका कार्यकाल कितना होगा, ये अनुच्छेद 56 में लिखा है। इसके बाद दूसरे अनुच्छेद 57 में लिखा है कि दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए जो भी नियम है वो अनुच्छेद 57 में है। इसके बाद अनुच्छेद 58 आता है। अनुच्छेद 58 में यो से मतलब होता है योग्यता। योग्यता क्या क्या होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, उसका वर्णन अनुच्छेद 58 में है। इसके बाद अनुच्छेद 59 में है, द से होता है दशा या स्थिति या शर्तें। द से शर्त, क्या क्या शर्तें हैं वो सब अनुच्छेद 59 में है। अनुच्छेद 60 में जो है शपथ किस तरह से कौन दिलवाएगा, ये सब जानकारी अनुच्छेद 60 में। इसके बाद अनुच्छेद 61 में म से महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस तरह से चलाया जाएगा वह प्रक्रिया पूरी डिटेल अनुच्छेद 61 में। तो आपको सीधे से ये याद रखना है, पकानी कोका दुयो दशम, ये सभी अनुच्छेद 52 से शुरू होते हैं राष्ट्रपति के लिए, 61 तक पूरे सीधे लाइन से आपको याद रह जाएंगे। अब बात करते हैं हम राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक होना चाहिए और 50 सदस्य अनुमोदक होना चाहिए। तो चलते हैं हम निर्वाचक मंडल में कौन कौन आते हैं इनको देखते हैं। देखिए निर्वाचक मंडल यहाँ लिखा है। निर्वाचक मंडल यानी जो राष्ट्रपति को वोट डालेंगे वो कौन कौन होते हैं। पहला यहाँ पे देख लीजिए, लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, निर्वाचित ये शब्द आपको ध्यान रखना है। और ये शब्द क्यों ध्यान रखना है ये आगे समझ में आ जाएगा। निर्वाचित, देखिए दो तरह के सदस्य होते हैं, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। एक तो निर्वाचित होते हैं और एक होते हैं मनोनीत। निर्वाचित जो होते हैं वो चुनाव लड़के आते हैं और मनोनीत को कोई पदाधिकारी मनोनीत करता है। जैसे राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। जिन 12 सदस्यों को मनोनीत करता है उनको कोई चुनाव नहीं लड़ना पड़ता है। तो जो मनोनीत होते हैं वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, सीधे आते हैं, और निर्वाचित जो होते हैं वो चुनाव लड़कर जीत कर आते हैं। बात है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य की बात है। यहाँ वो जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें वोट डाल सकते हैं, मत दे सकते हैं। सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी जितने भी राज्य 28 29 जो भी राज्य हैं, इन सबके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे सभी जो निर्वाचित सदस्य वे ही इस निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। मतलब वही उन्हें ही मत देने का अधिकार होता है। कई राज्यों में जो है विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद जो है उसके सदस्य जो राष्ट्रपति चुनाव में मत का प्रयोग नहीं कर सकते। अगला देखिए दिल्ली और पांडिचेरी। यहाँ बात आई है दिल्ली और पांडिचेरी। तो दिल्ली और पांडिचेरी जो हैं वे केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में 2 ही प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे विधानसभा है। तो उन विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वे भी राष्ट्रपति चुनाव में मत दे सकते हैं। ये 70वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में ये दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्य जो हैं निर्वाचित उनको मतदान डालने का अधिकार दिया गया। अब देखिए ये तो दे सकते हैं, कौन नहीं दे सकता, जितने भी मनोनीत सदस्य हैं, चाहे वो लोकसभा में हो। जैसे लोकसभा में जो राष्ट्रपति हैं 2 सदस्यों को मनोनीत करता है वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेंगे। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, वो भी इनमें जो चुनाव है उनमें भाग नहीं ले सकते। इसी तरह से जितनी भी विधान परिषद है, विधान परिषद, तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वे और किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य जो हैं राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकते, अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकते। आगे देखते हैं चुनाव प्रक्रिया। बात आती है चुनाव प्रक्रिया की, चुनाव कैसे होते हैं। बात करते हैं चुनाव प्रणाली की। तो चुनाव किस तरह से होता है मैंने आपको बताया। उसके बाद जो चुनाव प्रक्रिया होती हैं वो चुनाव प्रक्रिया कैसे होगी, 2 तरीके से होती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को होने में 2 तरीके लगते हैं पूरे। पहला है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब होता है, देखिए इसका एक फार्मूला होता है,
देखिए, जब एक विधायक वोट डालता है तो हम उसको एक वोट नहीं गिन सकते, उसके वोट को नहीं गिन सकते। मतलब एक विधायक वोट डाल रहे तो हम एक, जैसे हम नॉर्मल जो आम चुनाव होते हैं उसमें प्रत्यक्ष हम वोट डालते तो एक व्यक्ति का एक वोट गिना जाता है, लेकिन जो राष्ट्रपति चुनाव होता है उसमें एक व्यक्ति का एक वोट नहीं गिना जाता है। राज्य के विधायक और सांसद दोनों के मतों का जो मूल्य होता है, एक व्यक्ति के मतों का मूल्य कितना है, दूसरे व्यक्ति का कितना है, तो मत मूल्य गिना जाता है। आज आइए हम समझाते हैं आपको कि यहाँ बात करते हैं एक विधायक का मत मूल्य कितना होगा। तो हर राज्य के विधायक का मत मूल्य अलग अलग हो सकता है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या अलग अलग होगी और वहाँ के निर्वाचित सदस्यों की संख्या अलग अलग होगी। पहला जो लिखा हमने, एक विधायक का मत मूल्य, यानी अगर राष्ट्रपति चुनाव में कोई एक विधायक एक वोट डालता है तो उसका मूल्य कितना होगा। तो इसको मैं बताता हूँ। मान लीजिए हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या मानते हैं हम 7 करोड़ के आसपास। ये 7 करोड़ हमने लिख दिया, क्या, राज्य की कुल जनसंख्या। इसके बटे लिखना है हमको राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो मध्य प्रदेश के निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी है विधानसभा की, 230 गुणित 1000, यहाँ गुणा करेंगे 1000 से। ये फार्मूला है हमारे मध्य प्रदेश के किसी विधायक का अगर मत मूल्य निकालें। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मध्य प्रदेश के विधायक का मत मूल्य बराबर ये निकलेगा। तो इसको काट सकते हैं हम यहाँ से, या अगर आप इसको हल करें तो सीधे जो हल करेंगे तो इसमें उत्तर आएगा 304। 0 से 0 कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, इससे भाग देंगे तो भाग में आएगा 304। तो एक विधायक का यहाँ लिख दिया है मैंने। तो मध्य प्रदेश के एक विधायक का वोट मूल्य कितना हुआ, 304। ये मध्य प्रदेश की बात हुई। अब ऐसे सभी राज्यों के, मध्य प्रदेश के एक विधायक का निकल गया, मतलब वो सभी विधायकों का भी उसमें गुणा करके हम निकाल सकते हैं। ये बात हुई मध्य प्रदेश की। ऐसे ही अगले राज्य, जो भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों की इसी तरह से विधायकों का मत मूल्य निकाल लेंगे। फिर जब कोई एक सांसद मत देता है तो सांसद का मत मूल्य कितना होगा। तो सांसद का मत मूल्य निकालना है को कि एक सांसद का, विधायक की जगह समझ लीजिए सांसद का मत मूल्य बराबर, अब लिखना क्या है, सभी राज्यों के विधायकों के मत मूल्य। अब हमने मध्य प्रदेश के एक विधायक का 304 निकाला है, मध्य प्रदेश में 230 विधायक है, 304 से 230 का गुणा कर देंगे तो मध्य प्रदेश के विधायकों का मत मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हर राज्य के विधायकों का मत मूल्य, टोटल जो भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य जोड़ लेंगे जितना है, उसके बटे में लिखेंगे लोकसभा और राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या। तो लोकसभा की और राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी, तो कौन सी वाली, निर्वाचित वाली, क्योंकि जो मनोनीत होते हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ निर्वाचित वाली जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं निर्वाचित, उनकी संख्या हम निकाल लेंगे, उनकी संख्या से भाग दे देंगे तो हमको एक सांसद का मत मूल्य पता लग जाएगा। तो ये होती है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी विधायक का मत मूल्य अलग होता है, सांसद का मत मूल्य अलग होता है। दोनों का हमने बता दिया आपको। अब चुनाव की जो दूसरी प्रक्रिया होती है, ये तो हुआ वोट मूल्य, मत मूल्य कितना, राम, दूसरा व्यक्ति है मोहन, और तीसरा व्यक्ति जो है अमन। मान लीजिए ये 3 व्यक्ति खड़े हुए हैं जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े हुए हैं। इसमें ये आपको वरीयता क्रम चुनना है। किसी एक व्यक्ति को आप वोट देके चले जाएं, जैसा कि नॉर्मली आम चुनाव में हम करते हैं, किसी एक व्यक्ति को वोट दे दिया और चले गए, ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें वरीयता क्रम देना पड़ता है, यानी आपको सबसे पहले इन तीनों में से सबसे ज़्यादा आप क्या चाहते हैं, सबसे पहला नंबर ये चाहते हैं कि मोहन बने या राम बने या अमन बने। ठीक, कि सबसे पहले हमारी पसंद है मोहन बने, मोहन को पहला नंबर दे दिया। दूसरा नंबर है कि राम बने, राम को दूसरा नंबर दे दिया। और तीसरे नंबर पे हमारी पसंद है अमन। तो हमने इस तरह से इनको पसंद दे दी, ये हमारी दे दी, और हमने सबने इस तरह से वोट डाल दिए। टोटल वोट डल चुके हैं। अब इसके बाद ये वोट डालने की प्रक्रिया हो गई। इसके बाद मतगणना कैसे होती है। अब चूँकि हमारे पास मतगणना, जो वोटर्स हैं वो वोट डाल चुके हैं, मतगणना हुई है। मतगणना कैसे होगी, न्यूनतम कोटा पूरा करना पड़ता है। न्यूनतम कोटा क्या होगा, ये मान लीजिए हम टोटल मानते हैं कि 2500 वोट पड़े हैं, तो 2500 कुल वैध मत कितने, 2500 बटे 2, ये फार्मूला है, बटे 2 लगा दिए प्लस 1,
तो 2500 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1250 प्लस 1 हो जाएगा तो 51। तो यहाँ हो जाएगा कुल जो मत कितने होना चाहिए, कोटा कितना है 1251। यानी जिन व्यक्ति को इन तीनों में से जिसे भी 1251 वोट मिलेंगे वही राष्ट्रपति बनेगा। अभी की हालत देख लेते हैं कि राम को 1000 मिले, मोहन को 800 मिले, अमन को 700 मिले, तो किसी को भी 1251 नहीं मिले हैं तो फिर क्या होगा। तो 1251 नहीं मिले हैं, न्यूनतम कोटा नहीं मिला है, तो सबसे कम वाले को हटा दिया जाएगा। सबसे कम वाले जो हैं अमन, इनको हटा दिया जाएगा और इनके जो 700 वोट हैं, इन 700 वोट को वापस से गिना जाएगा। द्वितीय चरण की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। कैसे, ये जो 700 मत हैं अमन के, ये जो 700 वोट हैं इनमें अमन पहले नंबर पे हैं। अब इन 700 वोट में से देखा जाएगा कि राम और मोहन दूसरे नंबर पे कितने वोटों में। तो मान लीजिए अमन वाले 700 वोटों में दूसरे नंबर पे 400 लोग ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे नंबर पे मोहन को पसंद किया है और 300 मत ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे नंबर पे राम को पसंद किया है। तो इसके सामने 300 लिख दिया, मोहन के सामने 400 लिख दिया। तो अब हम इनको काउंट करेंगे, 1000 और 300 कितने हो गए 1300, और यहाँ 800 और 400 1200। न्यूनतम कोटा क्या है 1251 का। किसका पूरा हुआ, राम का। इसका नहीं हुआ, किसी भी एक का ही पूरा हुआ। तो यहाँ विजेता कौन, राम। राम क्या, तो राम ने चुनाव जीत लिया, तो राम राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके हैं। तो इस तरह से जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है, निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया होती है। मैंने आपको बताया कि निर्वाचन मंडल के जो सदस्य होते हैं कौन कौन होते हैं, वो लोग मैंने बताया था आपको, वो लोग राष्ट्रपति चुनाव में मत देने का अधिकार रखते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में जो व्यक्ति खड़ा होता है उसके लिए निर्वाचक मंडल जो होता है उसके 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। जो निर्वाचक मंडल होता है उसके सदस्य में विधायक का मत मूल्य कितना है, सांसद का मत मूल्य कितना है, वो हमने निकाल के दिखाया आपको। इसके बाद जब इनका मत मूल्य पता लग जाता है तो अगली प्रक्रिया होती है मतगणना के लिए न्यूनतम कोटा क्या है, किस तरह से आप फार्मूला लगाएंगे, कितने वैध मत हैं, और जो गिनती होती है द्वितीय चरण की। अगर पहले चरण में किसी को जो है वैध मत, जो न्यूनतम कोटा किसी ने पूरा नहीं किया है पहले चरण में, तो उसके द्वितीय चरण की काउंटिंग होती है या गणना होती है, और उसके बाद भी अगर वो पूरा नहीं करता है तो तृतीय चरण की भी हो सकती है। इस तरह से जब उसका कोटा, किसी एक व्यक्ति ने न्यूनतम कोटा पूरा कर लिया है तो वह व्यक्ति ही विजेता कहलाता है। दोस्तों, जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और